मैं हूं, मैं कौन हूं, कौन नहीं, किसी को ज्ञात नहीं। मैं अपनी माँ का प्रतिशोध हूं या फिर उनको दिया हुआ एक वचन हूं। सभी अपने अपने विचारों में मग्न थे। सभी के विचारों में था कि निपुणिका तो एक दासी है, उसकी रक्षा करने कौन आएगा। पदम तो सीधा युवक है, परंतु किसी को ज्ञात नहीं था कि समंदर के आगोश में संपूर्ण विश्व को समाहित होना ही पड़ता है। मैं ही पुण्य हूँ, मैं ही पाप हूँ, मैं ही श्राप हूँ। यदि महाराज महानंदी के महा को पद्म में समाहित कर दिया जाए तो बन जाएगा महापद्मनंद। अब होगा संपूर्ण शिशुनाग वंश का अंत। मैं हूं महापद्मनंद। मगध की धरती में शिशुनाग वंश का अंत होने वाला था। इसकी गाथा सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से तेज स्वर में कहा, वत्स चंद्रगुप्त, शिशुनाग वंश के अंतिम महाराज महानंदी के वृद्ध होने के पश्चात महाराज महानंदी और दासी निपुणिका के पुत्र पद्म के भीतर अग्नि, क्रोध और प्रतिशोध की ज्वाला के समान उमड़ रही थी। ब्राह्मण भद्र, आचार्य चाणक्य, क्या उस अग्नि समान क्रोध का परिणाम विचलित कर देने वाला था? क्या किया था पद्म ने? वत्स, उस रात्रि मगध की सीमा में अंधकार अधिक था। पद्म के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। पद्म अपने घोड़े पर चढ़कर अपने उसी क्रोध के साथ मगध के वन में तीव्र गति से किसी वायु के समान उड़ रहा था। शाही अश्व और तीव्र, आज मगध की सीमा में तूफान आने वाला है। इतने में एक शेर पद्म के घोड़े के सामने आ गया। शेर को देख पद्म ने अपने घोड़े की लगाम खींची और अपने मयान से तलवार निकालते हुए कहा, आज संपूर्ण मगध में लहू की धारा बहेगी, जिसका आरंभ यहीं से होगा। हे वन के राजा, नंदवंश की नींव रखने वाले के मार्ग से पीछे हट जाओ, अन्यथा तुम्हारे रक्त से ही रक्तदान का आरंभ होगा। शेर ने दहाड़ लगाते हुए महाराज महानंदी और दासी निपुणिका के पुत्र पद्म को चुनौती दी। ऐसा लग रहा था कि वन का राजा शेर पद्म का रास्ता रोकने के लिए खड़ा हुआ है। पद्म ने घूरते हुए अपनी मयान से तलवार को बाहर निकाला और तेज से चिल्लाते हुए, अलग, अस्त व्यस्त। इस दहाड़ के बाद पद्म ने दोबारा अपने शाही अश्व की लगाम को खींचा। पद्म का शाही अश्व राजमहल की तरफ हवा से बातें करते हुए दौड़ने लगा। शाही अश्व को दौड़ाते हुए पद्म खुद के मन में सोच रहा था। उसने अपने मन में खुद से बात करते हुए कहा, आज की रात्रि काल की रात्रि होगी। आने वाली शताब्दी इस रात्रि का स्मरण रखेगी। आज मैं यानी भविष्य के नंदवंश का निर्माता पद्म अपने सभी सौतेले भाइयों का, सभी रानियों का और यहाँ तक कि अपने पिता महाराज महानंदी का सर्वनाश कर दूंगा। आज की रात्रि सर्वनाश की रात्रि होगी। पद्म शाही अश्व में सवार होकर राजमहल के द्वार के अंदर पहुंचा। उसने एक बार फिर से अपने शाही अश्व के लगाम को खींचा। पद्म के द्वारा शिशुनाग वंश के अंत की गाथा को आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को सुना रहे थे। इसी गाथा को आगे सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, जैसे ही पद्म मगध राजमहल के अंदर अपने अश्व से नीचे उतरा, अश्व से नीचे उतरते ही उसके कई गुप्तचर और सैनिक राजमहल में तैयार खड़े थे। उन सभी को पद्म के आदेश की प्रतीक्षा थी। गुप्तचर। जी युवराज पद्म, आज्ञा दीजिए। क्या सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं? तुम्हें स्मरण है ना कि आज रात्रि क्या होने वाला है? जी युवराज पद्म, मुझे और यहाँ के सभी सैनिकों को अच्छे से ज्ञात है कि आज रात्रि इस राजमहल में लहू की धारा बहने वाली है।
आज रात्रि मात्र लहू की धारा ही नहीं, अपितु आज रात्रि से ही नंद वंश की नींव भी रखी जाएगी। अब हमारे पास अधिक समय शेष नहीं बचा है। अति शीघ्र सभी आवश्यक कार्यों को अंजाम देने का समय आ चुका है। जी युवराज पद्म, तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आप चाहें तो रक्त रंजित का आरंभ कर सकते हैं। चंद्रगुप्त, रक्त रंजित मगध राजमहल में युवराज पद्म और गुप्तचर के बीच चल रही षड्यंत्र के वार्तालाप को कोई सुन रहा था। ब्राह्मण भद्र, उस षड्यंत्र को कौन सुन रहा था? हां वत्स, युवराज पद्म और उसके गुप्तचर के मध्य में चल रहे उस षड्यंत्र को शिशुनाग वंश के अंतिम महाराज महानंदिन का प्रमुख रक्षक सुन रहा था। महाराज महानंदिन के प्रमुख रक्षक की काया भी कोई आम सी नहीं थी। वो एक बलशाली योद्धा के समान क्रूर था। साथ ही साथ उसके अंदर राज सिंहासन के लिए सत्यनिष्ठा भी अत्यधिक थी। वो योद्धा के समान निर्भीक भी था और साथ ही स्पष्टवादिता का धनी भी था। प्रमुख रक्षक ने सही समय देखा और युवराज पद्म के सम्मुख आते हुए तीव्र स्वर में कहा, वाह 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 युवराज पद्म, वाह! महाराज महानंदिन वृद्ध क्या हुए? आप तो षड्यंत्र में उतारू हो गए। लहू की धारा बहेगी, वो भी राज सिंहासन के लिए। परंतु ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जब महाराज महानंदिन का प्रमुख रक्षक जीवित है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। युवराज पद्म, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मेरी यानी महाराज के प्रमुख रक्षक की काया ही केवल विशालकाय नहीं है, अपितु मैं युद्ध कौशल का भी धनी हूं। युद्ध कौशल? प्रमुख रक्षक, आप किस युद्ध कौशल के बारे में वार्तालाप कर रहे हैं? क्या आपको ज्ञात नहीं है कि आप इस क्षण किससे बात कर रहे हैं? मुझे अच्छे से ज्ञात है मैं इस क्षण किससे वार्तालाप कर रहा हूं। मैं इस राजमहल से षड्यंत्र करने वाले से वार्तालाप कर रहा हूं। मैं उससे वार्तालाप कर रहा हूं जो इस कुल का ही नहीं है। मैं यानी महाराज का प्रमुख सैनिक, एक दासी जो कि जाति की नाई थी, निपुण का, उसके पुत्र पद्म से वार्तालाप कर रहा हूं। अब मेरी तलवार की धार बताएगी कि मैं किससे वार्तालाप कर रहा हूं। प्रमुख रक्षक, क्या मैं इस कुल का नहीं हूं? इसी सोच और अत्याचार की वजह से आज शिशुनाग वंश समाप्त होने वाला है। मैं यानी युवराज पद्म एक नए नंद वंश की नींव रखने जा रहा हूं। यदि मेरे मार्ग के मध्य में आने का प्रयत्न किए तो तुम्हारा भी सर्वनाश आज रात्रि को ही होगा। यदि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो मेरे मार्ग को रोक के दिखाओ। इस उड़ते हुए पक्षी की ध्वनि बता रही है कि आज यहां विध्वंस होगा। पद्म, तुम्हारा अंत आ चुका है। सैनिकों, इस राक्षस की भांति दिखने वाले प्रमुख रक्षक के शीश को धड़ से अलग कर दो। प्रमुख रक्षक, युवराज पद्म से युद्ध करेगा, मैं तुझे मगध की सीमा के बाहर फेंक दूंगा। शिशुनाग वंश का प्रमुख रक्षक पद्म और उसके सैनिकों का अकेले ही सामना कर रहा था। इतने सैनिक मिलकर भी प्रमुख रक्षक को परास्त नहीं कर पा रहे थे। उस युद्ध में एक बार में ही प्रमुख रक्षक ने 3 सैनिकों के शीश को धड़ से अलग कर दिया था। जब हौसला बुलंद हो तो शीश भी धड़ से अलग होते हैं। यह हुआ शीश धड़ से अलग। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्रमुख रक्षक पद्म का अंत ही कर देगा। वो अपनी तलवार की धार को आगे करके पद्म की ओर बढ़ रहा था। युवराज पद्म, यहाँ से प्रस्थान करिए। ये रक्षक है, ये प्रमुख रक्षक आपका सर्वनाश कर देगा। पद्म, जाइए यहाँ से, ये आपकी तरफ ही बढ़ रहा है। पद्म, तेरा अंत तेरे सम्मुख खड़ा है। मृत्यु को अपने समक्ष देखकर कैसा प्रतीत हो रहा है? नहीं 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 प्रमुख रक्षक, नहीं, मैं युवराज पद्म हूं, मुझे मृत्यु मत दो। पद्म के समक्ष मृत्यु खड़ी हुई थी, परंतु समय के चक्र की कुछ और ही इच्छा थी। पद्म ने अपने नेत्रों से षड्यंत्र वाला इशारा किया और पीछे से सैकड़ों शाही सैनिकों ने प्रमुख रक्षक के ऊपर हमला कर दिया।
प्रमुख रक्षक की काया को पीछे से सैकड़ों तलवारों ने भेद दिया। ये युद्ध नीति नहीं है पदम। पीछे से वार और क्षत्रिय की मृत्यु को इतिहास स्मरण रखेगा। तुम यथार्थ में इस कुल के नहीं थे, तुम कुल नाशक ही थे। अपने लोगों के लिए क्षत्रिय लड़ेगा और यहां तक कि अपने प्राण भी त्याग देगा। मगध राजवंश, मेरे प्राणों की आहुति स्वीकार करना। नैन छिंदतित शस्त्रताणी नैन दहित पावक, न चैन कलदेन्य त्योपो न श्योति मारुता। आत्मा न तो किसी शस्त्र द्वारा खंड हो सकती है, न ही अग्नि से जला सकती है, न जल इसे भिगा सकती है और न वायु से सुखा सकती है। आर्यावर्त की विजय हो। अतिशीघ्र प्रस्थान करो। शिशुनाग वंश को समाप्त करने का समय चक्र आ चुका है। अब भय की चरम सीमा पार होगी। उस अंधेरी काली स्याही के समान रात्रि में शिशुनाग वंश के राज दरबार के कक्ष का विशाल द्वार खुला और फिर एक अनचाहे भय की शुरुआत हुई। क्या हुआ था मगध राजमहल में उस काली स्याही के समान रात में? कैसे विध्वंस हुआ था शिशुनाग राजवंश का? क्या युवराज पद्म की जिद से खत्म हो गया था संपूर्ण शिशुनाग राजवंश, या फिर इतिहास के पन्नों में छिपा है कोई गहरा लेकिन चौंकाने वाला राज? साथ ही अब आने वाली है आचार्य चाणक्य के जीवन के ट्विस्ट एंड टर्न्स की दास्तान। भारत के बनने की महागाथा यूं ही रहेगी जारी, इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा। वत्स, उस अंधेरी काली स्याही के समान रात्रि में शिशुनाग वंश के राज दरबार के कक्ष का विशाल द्वार खुला और एक अनचाहे भय की शुरुआत हुई। शिशुनाग वंश का राजद्वार खुलने के पश्चात विशाल से दिखने वाले भव्य कक्ष में एक एक करके युवराज पद्म के सैनिक अंदर प्रवेश करने लगे। सभी के नेत्रों में लहू सा लाल रंग प्रदर्शित हो रहा था। आज की रात्रि ही अंतिम रात्रि है सैनिकों। ये मेरा यानी पद्म का आदेश है कि आज इस राजमहल में लहू की धारा का प्रवेश रुकना नहीं चाहिए। युवराज पद्म, आप चिंता मत करिए, आज यहां नंद वंश की स्थापना होकर रहेगी। सैनिकों, अपने पगों की गति को तीव्र करो और मुख्य महारानी के कक्ष की तरफ प्रस्थान करो। मुख्य सैनिक, हमें ज्ञात नहीं है कि मुख्य महारानी का कक्ष कहाँ है। इतने विशाल राजमहल में जो शयन कक्ष सबसे प्रथम मिल जाएगा वहीं से मृत्यु का आरंभ हो जाएगा। सैनिकों, ये रहा शिशुनाग वंश की मुख्य महारानी का शयन कक्ष। मृत्यु लोक का प्रारंभ यहीं से होगा। महाराज शिशुनाग और दासी निपुणिका का पुत्र पद्म मुख्य महारानी के शयन कक्ष के द्वार के समीप गया और अपने अंतर्मन में सोचते हुए कहा, मुख्य महारानी, बाल्य अवस्था में आपको माता के समान समझता था, परंतु आपने कभी मुझे अपने पुत्र की भांति नहीं समझा। सदैव मेरी उपेक्षा करती रही, मुझे सूत पुत्र, दासी का पुत्र कहती रही, मेरी माता श्री के साथ अत्याचार करती रही। आज वो घड़ी आ चुकी है जब मैं अपने और अपनी मां के साथ हुए सभी अत्याचारों का प्रतिशोध लूंगा। मैं आज किसी भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ूंगा जिसका संबंध शिशुनाग वंश के साथ है। चंद्रगुप्त, पद्म ने मुख्य महारानी के कक्ष के द्वार को हल्के से खोला। उस कक्ष के भीतर महारानी के साथ शिशुनाग वंश के अंतिम महाराज महानंदिम भी थे। दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे।
इस बात से अनभिज्ञ कि उनके कक्ष के द्वार में स्वयं काल ने प्रवेश कर लिया है। महाराज, अभी तो इस काली रात्रि को और स्वप्न की भांति होना है। अभी तो प्रेम सा स्वप्न हमने अपनी नेत्रों में रखा है। अभी तो कौन है? इतनी रात्रि को हमारे शयन कक्ष के द्वार में कौन है? क्या आपको ज्ञात नहीं कि यह मुख्य महारानी का कक्ष है? इतनी रात्रि को यहाँ आना राजद्रोह के समान है। इसके लिए आपको मृत्यु दंड भी मिल सकता है। शिशुनाग वंश की मुख्य महारानी की इस आवाज को सुनते ही उस अंधकार वाली रात्रि के बीच से एक साया बाहर निकला। ये साया किसी और का नहीं बल्कि महाराज शिशुनाग और दासी निपुणका के पुत्र पदम का था, जिसके आंखों में मगध की राज गद्दी में बैठने के लिए खून सवार था। ऐसा लग रहा था कि आज की रात मगध राजमहल में प्रलय की शुरुआत होने वाली है। अंधेरे से निकलते हुए पदम मुख्य महारानी के सामने आया। उसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार थी, जिससे खून की बूंद एक एक करके धरती के ऊपर टपक रही थी। पद्म, तुम यहाँ? तुम्हारे हस्त में क्या है? इस तलवार में तो लहू लगा हुआ है। पद्म, नहीं पद्म, यह अन्याय है। तुम राजद्रोह करने जा रहे हो। नहीं। मुख्य महारानी को डरते हुए और भागते हुए देखकर पदम के चेहरे में एक राक्षस के समान मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए जोर से कहा, मुख्य महारानी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ? ये सभी बातें केवल मिथ्या ही हैं। किसी को मेरे बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ स्वयं काल बनकर आया हूँ। मैं काल का रूप हूँ। मैं स्वयं काल हूँ। काल। नहीं पद्म, मुझे जीवित रहने दो। तुम इस राज सिंहासन को ले लो। तुम मगध के नए महाराज बन जाओ, परंतु मुझे जीवित छोड़ दो। मैं तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ती हूँ। मुझे क्षमा कर दो पद्म, क्षमा कर दो पद्म। यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं और महाराज भी तुम्हारी माता श्री निपुणिका के पैरों में गिरकर क्षमा याचना कर लेंगे। अब ना क्षमा होगी और ना ही याचना। अब प्रचंड विध्वंस होगा। नहीं। पद्म, अब प्रचंड विध्वंस होगा। ऐसा ही दहाड़ मारते हुए पदम ने शिशुनाग वंश की मुख्य महारानी की हत्या कर दी थी। यह उसकी आखिरी हत्या बिल्कुल नहीं थी, बल्कि यहां से पदम ने उस गहरी काली रात हत्या करने की शुरुआत की थी। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे पदम ने उस रात्रि अपने सभी सौतेले भाई, अन्य स्त्री के कोख से जन्मे लोग भाई नहीं होते हैं। ये केवल मृत्यु के भोगी बनने के लायक हैं। अपने सभी सौतेले भाइयों को जान से मारने के बाद पदम ने राजमहल की सभी रानियों को और यहां तक कि अपने सोते हुए वृद्ध पिता की भी हत्या कर दी थी। पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता परमंग तपय। मेरे पिता मेरे स्वर्ग है, मेरे पिता मेरे धर्म है। वे मेरे जीवन की परम तपस्या है। जब वे खुश होते हैं तब सभी देवता खुश होते हैं। सभी देवताओं को खुश करने के लिए आज रात्रि मेरे पिता को स्वर्ग अपितु नरक की तरफ प्रस्थान करना ही होगा। शिशुनाग वंश का अंत हुआ। मैं हूं सर्वेश्वर महाराज महापदम नंद। इस तरह प्रतिशोध की ज्वाला में जलकर समाप्त हुआ शिशुनाग राजवंश और उदय हो रहा था
एक नए राजवंश का, जिसका नाम था नंदवंश। आचार्य चाणक्य इस महागाथा को चंद्रगुप्त को सुना रहे थे। उन्होंने इसे आगे बढ़ाते हुए चंद्रगुप्त से कहा, वत्स चंद्रगुप्त, जी ब्राह्मण भद्र, बताइए आगे क्या हुआ था। दासी निपुणिका के पुत्र पद्म के प्रतिशोध की ज्वाला में संपूर्ण शिशुनाग राजवंश अग्नि में समाहित हो चुका था। इस अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजवंश को समाप्त कर दो। शिशुनाग राजवंश का एक दिन का भी जीवित नहीं रहना चाहिए। आज के इतिहास को कल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। इस जलती हुई ज्वाला में सभी को समाप्त कर दो। और फिर प्रातःकाल वही हुआ जिसका भय था। प्रातःकाल? ब्राह्मण भद्र, प्रातःकाल क्या हुआ था मगध में? बताइए ना ब्राह्मण भद्र। प्रातःकाल पद्म ने स्वयं को विशाल मगध का नया सम्राट घोषित कर दिया था और यहां से आरंभ हुआ था नंद वंश का अत्याचार। सुनो सुनो सुनो, समस्त प्रजावासी सुनो। आज मगध की भूमि में एक नए राजवंश का उदय होने वाला है। इस शुभ घड़ी के साक्षी समस्त प्रजावासी बनेंगे। सुनो सुनो सुनो, इस शुभ अवसर में मद और मदिरा की व्यवस्था राजमहल की तरफ भेंट स्वरूप की जाएगी। सुनो सुनो सुनो। मद मदिरा दोनों की व्यवस्था है। अब तो प्रत्यक्ष साक्षी बनना पड़ेगा इस नए राजवंश का। शिशुनाग वंश में तो सूखा सूखा ही जश्न होता था, अब नए राजवंश में मदिरा ही मदिरा। सुस्वागत है नए राजवंश का। सुस्वागत बाद में करना। सुनने में आया है पद्म अत्यंत क्रूर है और दासी का पुत्र है। उसने संपूर्ण शिशुनाग वंश को समाप्त कर दिया। कहीं मदिरा की लालच में मगध की प्रजा भी समाप्त ना हो जाए। हे ईश्वर, इस क्रूर महाराज से रक्षा करना। रातों रात पासा पलटता हुआ देखकर तमाम राज दरबारी और शाही सैनिक भी पद्म के पक्ष में हो गए थे। मगध साम्राज्य के केंद्र में नियति का एक ऐसा क्षण सामने आया जब सिंहासन के लिए संपूर्ण शिशुनाग वंश का अंत करने वाले दासी निपुणिका के पुत्र पद्म निष्ठा की पवित्र शपथ लेने के लिए तैयार थे। एक ऐसा संस्कार जो उन्हें अपने पूर्वजों के विरासत से बांधेगा। लेकिन नियति अभी एक और परीक्षा लेने के लिए तैयार खड़ी थी। पद्म की राजसभा में सभी प्रजावासी भी आ गए थे। स्वयं को सम्राट घोषित करते हुए पद्म ने कहा था, हमारे महान वंश के आदर्श और परंपराओं को बनाए रखने के लिए अपने खून और सम्मान की शपथ लेता हूँ। जब तक देवता मुझे सांस देते रहेंगे, मैं न्याय, बुद्धि और करुणा के साथ शासन करूँगा और इस विशाल मगध साम्राज्य को महानता की तरफ अग्रसर करने का कार्य करूँगा। आज यानी इसी क्षण से मगध में नंदवंश की स्थापना होने जा रही है और मैं इस नंदवंश का प्रथम महाराज हूँ। मैं सर्वेश्वर महाराज महापद्म नंद हूँ। जैसे ही पद्म के शब्दों की गूंज कक्ष में राज दरबार में गूंजी थी, वहां उपस्थित दरबारियों में गंभीरता की भावना आ गई थी। वो शपथ नंद वंश के भाग्य पर मुहर लगा रही थी। इस गाथा को आगे सुनाते हुए आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से गंभीर स्वर में कहा, वत्स चंद्रगुप्त, पद्म ने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए पितृहंता के दोष से बचने के लिए उसने अपने नाम में अपने पिता का नाम जोड़ लिया था और बन गया था महापद्मनंद। और इसी के साथ महापद्मनंद ही नंद वंश का संस्थापक सम्राट भी बना था। आचार्य चाणक्य अपनी बात कह ही रहे थे कि अचानक पीपली वन में चंद्रगुप्त की कुटिया के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। देखते ही देखते कुटिया के दरवाजे में किसी अनजान शख्स ने जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। देवी मुरा, देखिए द्वार पर इस क्षण कौन आया है? जी ब्राह्मण भद्र, आप चिंतित ना हो, मैं इसी क्षण जाकर देखती हूँ कि द्वार पर कौन आया है। जैसे ही मुरा ने कुटिया का द्वार खोला, सामने साधु के वेशभूषा में कोई अनजान लेकिन हट्टा कट्टा शख्स खड़ा हुआ था। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी
उसने अपनी चलती हुई तेज सांस के बीच में कहा, आचार्य आचार्य, वो गुप्तचर जीव सिद्धि। आखिर कौन था ये अनजान शख्स जिसने दी थी आचार्य चाणक्य के जीवन में दस्तक? क्या हुआ था आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि के साथ? क्या वृद्ध शक्टार के द्वारपाल की तरह आचार्य चाणक्य के गुप्तचर जीव सिद्धि ने भी कर दिया था अपने प्राणों को न्यूछावर? ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई भारत के बनने की यह महागाथा यूं ही रहेगी जारी। इसलिए साक्षी बनते रहिए और सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।